गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA-LLB सेकंड सेम में आज का टॉपिक है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय जाति व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को समझने के साथ यह जानना आवश्यक है कि इस जटिल व्यापक व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। वास्तव में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का इतिहास इतना प्राचीन है कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित किसी प्रमाणिक आधार को समझ सकना बहुत कठिन है। यही कारण है कि पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। जाति की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विचारों को अनेक सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत को समझना आवश्यक है। नंबर 1, परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत का स्रोत विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत तथा विभिन्न स्मृतियाँ हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों ने कुछ अलौकिक विश्वासों तथा धार्मिक आधारों पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। इसलिए हम इन विचारों को परंपरागत सिद्धांत के नाम से संबोधित करते हैं। भारत में जातियों के निर्माण की प्रक्रिया वर्ण विभाजन से प्रारंभ हुई है। वर्गों के विभाजन का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में बताया गया है, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्यों का उदर के निम्न भाग से तथा शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। उपनिषदों में यह उल्लेख मिलता है कि आरंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया था, लेकिन जब ब्राह्मणों के द्वारा सभी कार्य पूरे नहीं किए जा सके, तब विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मा ने क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण का निर्माण किया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने उनके गुण और कर्म के अनुसार किया है। नंबर 2, प्रजातीय सिद्धांत। अनेक विद्वानों ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रजातांत्रिक भिन्नता, प्रजातीय संघर्षों तथा प्रजातीय मिश्रण के आधार पर स्पष्ट किया। इनमें हर्बर्ट रिजले तथा D.N. मजूमदार प्रमुख हैं, जबकि घुरिये तथा N.K. दत्ता ने इनके अनेक विचारों को स्वीकार किया है। रिजले के अनुसार आज से बहुत समय पहले जब आर्य लोग पारस की ओर से भारत में आए, तब उनका यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों से भारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आर्यों की विजय होने के कारण उन्होंने द्रविड़ों से दासों के समान व्यवहार करना आरंभ कर दिया। आर्यों में स्त्रियों की कमी होने के कारण उन्होंने अलनोम का नियम बनाया, जिसके अनुसार आर्य लोग द्रविड़ स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, लेकिन द्रविड़ पुरुषों को आर्य स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। भारत में आने से पहले आर्य लोग अनेक सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। इस दिशा में धीरे धीरे रक्त की विशुद्धता के आधार पर स्वयं आर्य भी 3 प्रमुख वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में विभाजित हो गए। नंबर 3, व्यावसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक नेसफील्ड तथा ब्लंट हैं। दहलपन ने इन्हीं के विचारों का समर्थन किया है। नेसफील्ड का विचार है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को प्रजातीय आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही एकमात्र उत्तरदायी कारण रहा है। अपने आरंभिक काल में भारत में
किसी तरह का सामाजिक व्यवहारिक विभाजन नहीं था। यज्ञों तथा कर्मकांडों को पूरा करने की भी सभी लोगों को स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे जब यज्ञों और कर्मकांडों का काम बहुत जटिल हो गया, तब इन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति को समाज में सर्वोच्च स्थिति प्रदान हो गई। इन्हीं व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा जाने लगा। धार्मिक कार्यों पर जब ब्राह्मणों का एक अधिकार हो गया, तब शक्ति संपन्न लोगों ने शासन के कार्य का अधिकार कर लिया। नंबर 4, ब्राह्मणवादी सिद्धांत। जी.एस. घुरिये इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। आपके अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मण की एक चतुर सुनियोजित योजना का परिणाम है। अपने कथन को स्पष्ट करते हुए घुरिये ने प्रजातीय, धार्मिक तथा पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों की सहायता ली। घुरिये के अनुसार भारत में आने से पहले ही आर्यन प्रजाति के लोगों में वर्ग भेद, कर्मकांडों की पवित्रता और निम्न वर्ग के लोगों के दासों के समान व्यवहार जैसी विशेषताओं का प्रचलन था। नंबर 5, धार्मिक सिद्धांत। हॉकार्ट तथा सेनार्ट ने इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक। हॉकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को भारत के धार्मिक जीवन तथा कर्मकांडों की व्यापकता के आधार पर ही समझा जा सकता है। भारत में जहाँ कर्मकांडों का अति प्राचीन काल से विशेष महत्व रहा है, वहीं कर्मकांडों से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूहों की भी आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं में ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण होता है, जबकि नियंत्रण देने, फूल लाने, पानी की व्यवस्था करने, हजामत बनाने, स्वच्छता रखने तथा अनेक दूसरे कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यह सभी सेवाएं भी समान महत्व की नहीं होती हैं, बल्कि इनमें पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ऊंच नीच का एक स्पष्ट क्रम पाया जाता है। इस प्रकार कर्मकांडों से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने वाले समूह एक दूसरे से भिन्न स्थिति वाली अनेक जातियों से परिवर्तित हो गए। नंबर 6, आदिम संस्कृति का सिद्धांत। यह सिद्धांत J.H. हट्टन ने प्रस्तुत किया। इसे माना का सिद्धांत भी कहा जाता है। हट्टन ने भारत की 1931 की जनगणना से प्राप्त जाति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करके यह बताया कि भारत की जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को भारतीय संस्कृति की प्राचीन विशेषताओं के आधार पर ही समझा जा सकता है। यहाँ की नागा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसकी संस्कृति में अत्यधिक प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। नंबर 7, उद्विकासीय सिद्धांत। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, भारत की जाति व्यवस्था किसी एक दशा का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक दशाओं के प्रभाव से इस व्यवस्था का विकास अनेक स्तरों में से गुजरते हुए हुआ है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रथम स्तर भारत में आर्यों और द्रविड़ों के बीच होने वाले संघर्ष थे। वास्तव में आर्य और द्रविड़ दोनों ही भारत के मूल निवासी थे। इसके बाद ही आर्यों और द्रविड़ों के बीच होने वाले संघर्ष में जब आर्य विजय हुए, तो उन्होंने द्रविड़ों के दासों के समान व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप संपूर्ण भारतीय समाज आर्य और दास जैसे दो मुख्य भागों में विभाजित हो गए। दूसरे स्तर में अधिक महत्वपूर्ण कार्य अथवा व्यवसाय पर अधिकार करने के लिए स्वयं आर्यों के बीच संघर्ष होने लगे। उस समय धर्म अथवा धार्मिक क्रियाओं का महत्व सबसे अधिक था। फलस्वरूप आर्यों में से जो समूह सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ, उसने धार्मिक क्रियाओं पर एकाधिकार कर लिया। इसी वर्ग को ब्राह्मण कहा गया है, जिसकी स्थिति सर्वोच्च हो गई। इसके बाद जिस समूह ने प्रशासन पर अधिकार कर लिया, उसे क्षत्रिय कहा गया। आर्यों में शेष रह गए समूहों ने व्यापार पर, पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं को अपने अधिकार में ले लिया। यही वर्ग वर्णिक अथवा वैश्य कहलाया। इस प्रकार संपूर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा दास जैसे प्रमुख वर्णों में विभाजित हो गया। जाति व्यवस्था
के विकास का तीसरा स्तर वह है जिसमें पवित्रता और अपवित्रता के साथ रक्त की विशुद्धता की धारणा बहुत प्रबल बनने लगी। इसी धारणा के आधार पर धीरे धीरे विभिन्न वर्णों की बीच पृथकता भी बढ़ने लगी। इस पृथकता के फलस्वरूप ही समाज में व्यवसाय, विवाह, खान पान तथा सामाजिक संपर्क से संबंधित विभिन्न निषेध विकसित हो गए। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।